चलिए स्टूडेंट्स, इसके पहले तक हम ये सेकेंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हम लोग कर चुके थे, राइट। तो अब हम लोग तीसरा पॉइंट है इसका, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक टेक्निक पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो किसने दी थी, टेलर साहब ने दी थी। वर्क स्टडी टेक्निक। वर्क स्टडी टेक्निक का मतलब ये है, उन्होंने कहा कि आप 4 चीजों की स्टडी करो, ठीक है। फैक्ट्री में जब काम हो रहा है ना, आप 4 चीजों की स्टडी करो। सबसे पहले आप मेथड की स्टडी करो, मतलब काम कैसे हो रहा है, जो एक प्रोसेस होती है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था टी शर्ट का, कि हम टी शर्ट बना रहे हैं, तो टी शर्ट कहाँ आएगी, सबसे पहले रॉ मटेरियल गोडाउन में रखेगा, उसको रॉ मटेरियल को गोडाउन से निकाल कर वर्क स्टेशन मतलब जहाँ पर काम हो रहा है, कटिंग होगी, वहां पर लाने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब वो पूरी एक प्रोसेस को समझो और देखो कि क्या इस प्रोसेस में कहीं ऐसे, देखो प्रोसेस बनती है स्टेप्स से मिलके, याली स्टेप। जैसे कि आपकी स्कूल में एडमिशन लेने का एक प्रोसेस होगा कि भैया सबसे पहले आप आओ, हम आपको जानकारी देंगे, फिर हम आपको एक फॉर्म देंगे, फिर आप फॉर्म फिलअप करके दोगे, उसके साथ में कुछ फीस पे करोगे, फिर आपका यदि नंबर लगेगा तो हम आपको फिर इंफॉर्मेशन देंगे, फिर आपको कुछ कागज और जमा करने पड़ेंगे। ये क्या हो गया, एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस में क्या ऐसे कोई बिना वजह के ऐसी स्टेप है जो आपका टाइम और एफर्ट्स को बेकार कर रही है। देखो है, मैं बताऊं, अभी जो मैंने प्रोसेस बोली उसमें कुछ है क्या, कि आप आओ, हम आपको समझाएंगे, ठीक, और फिर क्या करेंगे, आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म आप फिलअप करके दोगे, फिर आपका नंबर लगा तब हम आपको फिर से बुलाएंगे पेपर सबमिट करने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो ये स्टेप कि भैया हम आपको कंफर्म करेंगे, फिर आप कागज सबमिट करोगे, है ना। इसमें ना, इसके वजह आप क्या कर सकते हो मालूम है, आप केवल फॉर्म उसी व्यक्ति को दो जो एलिजिबल है। बात समझ में आ रही है ना। आप क्या कर सकते हो, आप एक वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट की जगह एप्लीकेशन लो, एक्सेप्ट करो, और उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दो कि भैया इतने % वाला स्टूडेंट ही अप्लाई कर सके हमको। सीधी सी बात है भाई, जो एलिजिबल पर्सन ही अप्लाई करेगा तो उसका कंफर्मेशन भी वहीं हो जाए, काहे को उसको वेटिंग लिस्ट में रखना। शॉर्टकट हो गई मेथड, है ना, हमारी भी मेहनत कम हो लगेगी, हमारा भी टाइम, राइट। तो यही चीज है कि आपको पूरी मेथड को क्या करना है, स्टडी करना है, और यदि कोई अननेसेसरी स्टेप जो लग रहा है, जो आपके टाइम एफर्ट्स को बर्बाद कर रहा है, उसको आप कट कर दो। क्लियर। ये क्या बोल रहा है, मेथड स्टडी, राइट। तो इससे क्या होगा, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर। क्लियर। नेक्स्ट, मोशन स्टडी। मोशन मतलब कि गति, गति मतलब मूवमेंट। एक लेबर, राइट, अपना काम करने के लिए अपनी मशीन से कितनी बार उठ रहा है, मशीन पे बैठा है, और कितनी बार वो उठ रहा है, उसको चेक करना है, ठीक है। जैसे कि एक सेकेंड, इसमें फटीग स्टडी है ना, हाँ है, ठीक है। जैसे कि वो कपड़ा आया, ठीक, अब कटिंग वाला ही क्या कर रहा है, उठ के जा रहा है और कपड़ा लेके आ रहा है, रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, मतलब ये क्या है, मोशन ज्यादा हो रहा है उसका, है ना। उसको उसका सामान उसकी जगह पर होना चाहिए, राइट। यदि उसको कुछ भी लग रहा है, कुछ भी, उसको जो भी जरूरत की चीज लग रही है वो उसके पास ही होना चाहिए, उसको उठने मत दो। एक बात बताऊं, मैं शायद मैंने आपको बताया हो, एक्चुअल में दिन भर में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और ना जाने कितनी क्लास मैं भूल जाता हूँ कि मैंने किसको क्या क्या बताया है। मैंने शायद आपको बताया या नहीं बताया, देखते हैं। आप यदि इंटरव्यू में गए तो मालूम है, आप ये चेन वाली घड़ी नहीं पहन सकते, है ना। आपको सिर्फ बेल्ट वाली, आज भूल गया मैं भी, है ना, सिर्फ बेल्ट, है ना, बेल्ट वाली ही पहनना है। क्यों, इसका रीजन क्या है, मतलब आपने सब आंसर दे दिया फिर भी वो आपको रिजेक्ट कर देगा, वो बोलेगा ठीक है रहने दो, सिर्फ एक घड़ी की वजह से। क्यों, मोशन स्टडी के कारण।
उनका मानना है कि ये जो चेन वाली जो घड़ी होती है ऐसी ढीली होती है ना। अब तुम टाइम देखोगे तो तुम ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे है कि नहीं, नाच के देखोगे, तुम एक बार टाइम देखने में 3 से 4 सेकंड बर्बाद करोगे, ठीक है। और दिन में तुमने 10 बार देखा तो तुम 40 सेकंड बर्बाद करोगे, है ना। तो 40 सेकंड बर्बाद करोगे, उससे हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। आप कभी YouTube पे चाइना की फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग चाइना यूनिट ऐसा कुछ भी डाल के देखना, आप देखोगे वो कितने फास्ट काम करते हैं, बहुत। मतलब मैंने तो एक वेल्डिंग का देखा था यार, वो लेडीज इतनी फास्ट फटाफट कर रही, मैंने बोला यार ये सांस भी ले रही कि नहीं, मतलब। और उनका वही रीजन है कि भाई तुम उतना देर में है ना, जब तक घड़ी देखोगे ना तब तक तो 2 जगह वेल्डिंग हो जाएगी बोले। समझ में आ रही बात। और हर व्यक्ति ऐसा करेगा तो फैक्ट्री में 500 लोग हैं, कितने मिनट का नुकसान हो गया हमारा। बात समझ में आ रही है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इरफान खान सर की मूवी थी, मैं उनको सर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत क्लासिकल बंदे थे, इस साल वो अब नहीं रहे। इरफान खान जानते हो ना, है ना, हिंदी मीडियम, रियल में वो क्लासिकल बंदे थे, बहुत इज्जत, मतलब रियल में बहुत बड़े एक्टर थे। उनकी हिंदी मीडियम मूवी कितने लोगों ने देखी है? वेरी गुड। जिन्होंने देखी है मेरी बात समझ में आएगी। उसमें वो फैक्ट्री में काम करते हैं, हाँ या ना, करते हैं, जल्दी फटाफट बोलो, करते हैं। उनको वॉशरूम जाना रहता है तो एक बार जाते हैं, ठीक, फिर दूसरी बार जाना रहता है तो वहाँ का मैनेजर जो उनका सुपरवाइजर होता है ना, वो क्या करता है, रोक देता है, बोले नहीं। क्यों? क्योंकि बोले तू यहाँ से वहां तक वॉशरूम में जाएगा 15 मिनट, आएगा 15 मिनट, आधा घंटा, आधा घंटे की सैलरी तेरी कट जाएगी। बोले आधे हाफ डे लग जाएगा यदि एक बार और गए। सिर्फ 4 मतलब रेसर्स, मतलब लंच के पहले एक बार जाने का परमिशन है और लंच के बाद एक बार। यदि इससे ज्यादा बार आप वॉशरूम जाते हो तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी, हाफ डे लग जाएगा एक बार एक्स्ट्रा जाने से। और 2 बार एक्स्ट्रा गए तो पूरे दिन की सैलरी। क्यों? वही मोशन स्टडी। भाई तू यहाँ बेटा, बोले तुम यहाँ से वहां तक जाओगे 15 मिनट, वहां से आओगे 15, टोटल भी 15 मिनट हुए, और हर कर्मचारी ऐसा करेगा तो हमारा कितना नुकसान है बोले। समझ में आ रही है। वो था मोशन स्टडी, उसके अंतर्गत ही उसको रोका गया था, स्टैंडर्डाइज कर दिया था कि भैया एक ही बार वॉशरूम कर जा सकते हो। समझ में आ रही बात। मोशन स्टडी। तो आपको इसमें क्या करना होता है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखो, है ना। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना, अनप्रोडक्टिव को आइडेंटिफाई करना, राइट, क्लियर। मोशन स्टडी समझ में आई। और मोशन स्टडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैमरा लगाना पड़ेगा बेटा। क्या लगाना पड़ेगा आपको? यदि ये स्टडी करनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कैमरा लगाना पड़ेगा, जिसमें आप पहले उसकी पूरी हरकतों को रिकॉर्ड करोगे, फिर आइडेंटिफाई करोगे कि भैया ये देखो यहाँ से यहाँ तक का इसका बिना वजह का मूवमेंट हुआ है, इसको रोकना है अपने को। वो उसकी वजह से भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, और हमारी गलतियों के कारण भी हो सकता है। वो कारण हम नहीं जानते, बस हमको तो उसको रोकना है, बिना वजह का जो उसका मूवमेंट हो रहा है, क्लियर। इसके बाद में आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति कितने समय में उसके काम को कंप्लीट करता है। जैसे कि एक लेबर जिसको हमने क्या बोला है, टी शर्ट काटने का काम दिया है या टी शर्ट सिलने का काम दिया है, मान लो सिलने का काम दिया है, तो एक टी शर्ट सिलने में उसको कितना टाइम लगता है, उसकी स्टडी करना है, ठीक। और उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच का सहारा लेंगे। स्टॉप वॉच तो समझते हो, है ना। स्टॉप वॉच चालू कर देंगे और देखेंगे कितनी देर में ये एक टी शर्ट को सिलने में टाइम लगाता है। ऐसा हम क्यों करेंगे सर? ऐसा इसलिए कर लेंगे क्योंकि हम स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं। क्या स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं? कि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि एक नॉर्मल एवरेज पर्सन एक टी शर्ट को कितनी देर में सिल सकता है। क्योंकि हमें जब तक ये नहीं मालूम होगा हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मान लो आपको ये मालूम ही नहीं कि एक दिन में एक टी शर्ट को सिलने में कितना टाइम लगता है, आप क्या लेबर आएगा, अपनी मनमर्जी से काम करेगा, आराम से करेगा, कर तो रहा है पर आप वो धीरे धीरे करेगा, ठीक। दिन भर में उसने 10 सिले, किसी ने 8 सिले, किसी ने 5 ही सिले। आप उसको कैसे रोकोगे कि भाई तू भी 10 सिल सकता है, कैसे बोल सकते हो?
बात समझ में आ रही है? आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आपको एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि आप एक यूनिट कितनी देर में प्रोड्यूस हो सकता है ये आपको मालूम हो, और इसी के बेस पे आप ये निकाल पाओ कि पूरे दिन भर में एक लेबर से कितनी यूनिट आपको चाहिए। समझ में आ रही बात? तभी तो आप उसकी सैलरी तय कर पाओगे। नहीं तो सैलरी कैसे निकालो, कैसे दोगे उसको? अरे 5 जो बना रहा है उसको भी 5,000 दे रहे हो, 10 जो बना रहा है उसको भी 10,000 दे रहे हो, तो वो जो दूसरा जो 10 बना रहा है वो 5 बनाएगा क्या? वो तो 2 ही बनाएगा। सही है ना? तो टाइम स्टडी का मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए यहाँ पर उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, और इसमें जो फालतू का समय है उसको कट करते हैं, है ना, टाइम स्टडी। ठीक, चलिए अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। टाइम स्टडी कंसीडर द डिफरेंस समझना है ना, कंसीडर द टाइम टेकन बाय द वर्कर इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब। एक वर्कर अपने काम को करने में कितना टाइम ले रहा है उसकी स्टडी है। ठीक, मोशन स्टडी, ये आईएमपी, हाँ ये टॉपिक ये पूछा जा चुका है। इन इट आइडल वे ऑफ डूइंग अ वर्क इज स्टडी, मतलब मोशन स्टडी में हम उस वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं जो बेकार है ना, उनके हिसाब से एक बार से ज्यादा वॉशरूम यूज करना बेकार है, तुमको कोई प्रॉब्लम है जाओ चेक कराओ। ठीक है ना? चलिए आगे, टाइम स्टडी डन एट फर्स्ट, पहले हम टाइम स्टडी करेंगे देन मोशन स्टडी करेंगे। क्लियर? हियर द apparatus यूज्ड इज, मतलब उपकरण हम कौन सा यूज करेंगे, स्टॉप वॉच, और इसमें क्या यूज करेंगे, कैमरा। इन द स्टडी वर्किंग आवर्स एंड डेज ऑफ लेबर आर मेजर्ड, है ना, हम टाइम में क्या करते हैं, टाइम में हम निकालते हैं कि भैया कितने घंटे हमको लेबर से एक दिन में काम करवाना है, या कितनी यूनिट हमको उससे प्रोड्यूस करवाना है, ये टाइम स्टडी से क्लियर होगा बेटा। ठीक है, और द एम ऑफ मोशन स्टडी इज टू स्टडी आइडियल मेथड ऑफ वर्क, है ना, बेकार की चीजों को हटाना है, जो बिना वजह का मूवमेंट हो रहा है उसको कट करना है। इट इज इंटेंशन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। एमसीक्यूज बनते भाई 10 एमसीक्यूज बन जाएंगे, इसमें से 5 ये पॉइंट है, 5 ये है, 10 रियल में बोल रहा हूं, हर एक लाइन में एक एमसीक्यूज बनेगा। जैसे 5वें में क्या बनेगा कि टाइम स्टडी का एम क्या है या उससे क्या इंक्रीज होता है, तो हम बोलेंगे उससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है ना, कि कम समय में, एफिशिएंसी का मतलब ये कम से कम समय में सही क्वालिटी, है ना, और इसमें क्या है, इट्स ऑब्जेक्ट द मैक्सिमाइज द मूवमेंट ऑफ लेबर, मिनिमाइज है वो, एक मैं बोलूं मैक्सिमाइज कहां से हो गया, मिनिमाइज है वो, मैक्सिमाइज तो नहीं करना है, उसके मूवमेंट को कम से कम करना है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये आपका टाइम, ये 2 चीजें कंप्लीट हुई। अब एक ही चीज बचती है, फटीग स्टडी। इसका मतलब होता है थकान, हम थक जाते हैं ना, थकान, राइट। मालूम है आपको, फैक्ट्रीज में जनरली जिसमें लंच का टाइम करीबन 1.5 से 2 का टाइम होता है लेबर के लिए, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं ना, वहाँ पर 4 बजे टी टाइम भी होता है। मैंने अपनी एक ऑडिट के दौरान मैंने देखा था, फैक्ट्री में था, मैं ऑडिट कर रहा था, तो 4 बजे एक सायरन बजता था, फैक्ट्री में सायरन ही बजते ना, टों, तो जो लेबर जहाँ वो सामान रखते अब तो चाय पियेंगे, है ना, तो उसमें 10 मिनट या 15 मिनट खर्च होते थे। ठीक है, मैं सोचता था यार फिजूल में क्या है छुट्टी रखना यार, 15 मिनट के, देखो 15 मिनट उठ गए ना। एक्चुअल में वहाँ अच्छा लेबर क्या होता था मालूम, खुश, अरे यार हमारे एम्प्लॉय 15 मिनट का टाइम देते, चाय भी पिलाते हैं और बिस्किट भी खिलाते हैं, सेठ बहुत अच्छे हैं हमारे, है ना। जानते हो वो सेठ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुमको रिचार्ज कर रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या हो,
वो ये जानते हैं कि यार ह्यूमन बीइंग छोड़ो, मशीन भी काम करते करते थक जाती है, और मशीन ज्यादा गर्म हो जाए और एकदम से बंद हो जाए तो कितना नुकसान हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो उनका तो मानना है कि इंसान भी थकता है भाई, सीधी सी बात है। कंटिन्यू काम करते करते हम थकने लगते हैं और हमारी इफिशियंसी डाउन होने लगती है। सीधी सी बात है, हम साइकिल चला रहे हैं, शुरू में तो दे 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 फिर चलाते चलाते बंद, थक जाते हैं, हाँ या ना, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो वो बस यही बोल रहे हैं कि भैया आप क्या करो, थकान की स्टडी करो। आप देखो कि आपका जो भी टाइप का बिजनेस है, उस लेबर को कितनी देर में थकान हो रही है और वो अपने काम को स्लो कर देता है, ठीक उसी वक्त उसको ब्रेक दे दो, मत काम करवाओ उससे, आपका टाइम का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपका वो 15 मिनट, आपके है ना, यदि आप उसको 15 मिनट का टाइम दे रहे हो तो शायद हो सकता है कि आपको वो 1 घंटे का ज़्यादा का काम करके दे दे सिर्फ 15 मिनट के रेस्ट के कारण। इसलिए वो सेट आपको चाय और बिस्किट खिला रहा था। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हर जगह होता है, ये ना, बीच बीच में रेस्ट दिया जाता है जहां पर लेबर वर्क ज्यादा होता है बेटा, है ना, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। ठीक है, पढ़ लोगे, है ना? इसमें देखो, मैं आपको वो चीज रीड करके बताऊंगा जिसमें कुछ ऐसे वर्ड आ जाए जो शायद समझ में ना आए। नॉर्मल चीज को रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब आता है फोर्थ पॉइंट। ये फोर्थ क्या है भैया? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको ध्यान रखो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, राइट? फोर्थ पॉइंट है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। भाई इसका सिंपल सा मैंने सीधा सा एक एग्जांपल आपके नोट्स में दिया हुआ है जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको भी ध्यान देना है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या है वेजेस रेट। देखो, दो तरह के वेजेस रेट है, वेजेस रेट 1 और वेजेस रेट 2। वेजेस रेट 1, यदि इसके ऊपर पहले स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट पर डे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने ये तय कर लिया है कि एक दिन में एक लेबर 100 टी शर्ट सिल के जाएगा। समझ में आई बात? ये स्टैंडर्ड है, ठीक? अब ये स्टैंडर्ड कहां से निकला? टाइम स्टडी से निकला है ना? फिर आप उसको बोलोगे कि भैया एक वेजेस रेट ये है कि यदि आप 100 यूनिट या उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हो एक दिन में, स्टैंडर्ड यूनिट है ना, तो आपको पर यूनिट कितने मिलेंगे? 100 रुपए, सॉरी 10 रुपए। बात समझ में आ रही है? क्या बोला? एक दिन में यदि आपने आपके ड्यूटी टाइम में 100 टी शर्ट यदि सिल दी तो पर टी शर्ट हम आपको कितने देंगे? 10 रुपए देंगे, ठीक है? पर यदि आप 100 टी शर्ट नहीं सिल पाते तो हम आपको 7 रुपए के हिसाब से देंगे, ठीक? अब एक है वर्कर जिसने 99 यूनिट आउटपुट करा, मतलब 99 टी शर्ट सिली, तो उसको कितना मिल रहा है? 693, ठीक? और एक वर्कर है जिसने कितने बनाए? 101, तो उसका 10 रुपए के हिसाब से उसको कितना वेजेस मिलेगा? 1010। अब मेरे को बताओ, क्या आपको उस सेकेंड जो फर्स्ट वाला वर्कर है, लेबर, उसको ये समझाने की जरूरत पड़ेगी कि भैया 100 बना? नहीं, वो खुद करेगा। उसको मालूम है कि उसका कितना नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो हमेशा स्टैंडर्ड को छूने की पूरी कोशिश करेगा, है ना? उसको वॉशरूम भी जाना होगा तो नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि उसका नुकसान है ना? इस चीज को फॉलो किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, कॉल सेंटर जो होता है ना, अपने जो टेली कॉलिंग करते हैं अपन, वहां पर यदि कोई काम करता हो ना, आपका कोई भी पहचान वाला, अधिकतर इंजीनियर लोग पहचान के आपको मिल जाएंगे जो कॉल सेंटर पे काम कर चुके हैं, उनसे पता करना। उनको है ना, इतने आवर्स का टाइम दे दिया जाता है कि भाई 8 घंटे का आपका टाइम है, उसमें 200 कॉल आपको अटेंड करना ही है, और एक कॉल 60 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड बना रखा है हर चीज का। और वो 60 सेकंड का टाइम कैसे बना? टाइम स्टडी से बना कि एक एवरेज पर्सन एक कस्टमर को 60 सेकंड में डील कर सकता है, और उसी हिसाब से पूरे दिन का स्टैंडर्ड आउटपुट बताया कि 200 कॉल, 300 कॉल, जो भी है बेटा, है ना? यदि आपने उतना अटेंड नहीं करा है तो आपकी जो सैलरी है वो हल्की सी कम हो जाएगी, या कुछ
कुछ ही बहुत ही ज्यादा कम करा तो सीधे हाफ डे लग जाएगा, सीधे हाफ डे लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? या फिर आप उसको बैठ के कवर करके जाओ, उतने कॉल करके जाओ, भले से 10 घंटे में करके जाओ, 8 घंटे की बजाय कितने 10 घंटे, आपको 2 घंटे का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा। बस ये समझ लो कि हम आपकी सैलरी नहीं काट रहे क्योंकि जो काम आपको 8 घंटे में करना था वो आपने कितना कर दिया 10 घंटे। तुम्हारी जगह कोई और आके बैठता उससे, क्योंकि कॉल सेंटर तो 24 घंटे चलता है, तुम्हारी जगह कोई आके बैठता तो वो तो काम करता कम से कम। समझ में आ रही बात? ये सब कुछ क्या है, टेक्निक्स है। और इस तरीके से रेट देने से क्या होगा, वर्कर ऑटोमेटिक मोटिवेट होगा और वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? इसको रीड कर लेना नाउ। हाँ, इसका चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नीचे जो पेज में लिखा हुआ है हाँ, इसको ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं और अच्छे तरीके से। काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, सिर्फ टाइम नहीं निकल पाता, इसलिए थोड़ा सा भी कमी के कारण। चलिए देखते हैं। फिफ्थ, मेंटल रेवोल्यूशन। बेटा मेंटल रेवोल्यूशन जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ा था, उसमें बोला था ना कि ये एक्चुअल में क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन है ना। वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए बोले, है ना। बहस नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, है ना। ये वही है मेंटल, इसमें कुछ भी नहीं है नया, वही बात बोली, ठीक, कुछ भी नया नहीं है, सेम वही चीज है। आप उसको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसको भी आईएमपी लगा लेना यार, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है देखें इसको। चलिए फर्स्ट, और ये बहुत ही सिंपल शॉर्ट में 8 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट ध्यान रखना, है ना। इसमें से एमसीक्यूज बन जाएगा है बेटे। टू प्रोवाइड फॉर द यूज ऑफ डिजायर नॉलेज एंड स्किल ऑफ प्रोडक्शन। अंडरलाइन, ये जो जिसको मैंने डार्क करा है वर्ड को बोल्ड, ये ध्यान रखना भाई, आपको जो नॉलेज चाहिए उसको प्रोवाइड करना प्रोडक्शन के लिए, है ना। स्किल्स, स्किल्स मतलब काम करने का तरीका कितना अच्छा है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है उसको क्या करना, व्यवस्थित करना पूरी तरीके से, है ना, उसको जांच करना, ठीक है। फिर इसके बाद में आ गया प्रॉपर गाइडेंस एंड लीडरशिप, है ना। ये इंश्योर करना कि हर एक लेबर को प्रॉपर क्या मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, उसका लीडरशिप हो रही है, ठीक है। और एंड न्यू एंड साइंटिफिक टेक्निक का हमेशा क्या करना, एडॉप्ट करना, है ना। जितना हो सके अच्छी और साइंटिफिक टेक्निक्स को एडॉप्ट करना, रिसर्च करना, दैट इज मेंटल, है ना, फिजिकल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, है ना। वर्कर का तीनों, मेंटल, फिजिकल और टेक्निकल डेवलपमेंट ध्यान रखना उसका। उसको वेजेस इस तरीके से देना कि भैया उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और आपका भी फायदा, है ना। ऐसा नहीं है देखो कि अपना फायदा होगा तो उसका नुकसान होगा। यदि आप उस वेजेस सिस्टम को फॉलो करोगे जो अभी अपन ने बात करी, इससे आपका भी फायदा है और उस लेबर का भी फायदा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया भैया आपके क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद में आता है सिमिलरिटीज बिटवीन फ्योल एंड टेलर, ठीक है। तो सिमिलरिटीज बहुत इजी है यार, तुम क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई दम नहीं है ना। देखो दोनों ने इस चीज को सपोर्ट करा है, क्या, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने दोनों ने बात करी है ना। दोनों ने यही काम करा है, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, ठीक। बोथ वर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एक्चुअल में आपने जो दोनों के प्रिंसिपल देखे ना बेटा, वो ध्यान दो, वो मशीन को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं, बात नहीं कर रहे, वो ह्यूमन बीइंग को लेकर ध्यान दे रहे हैं कि इसको सही जगह पे रखो, इसका टाइम मत खराब होने दो। मतलब कंसंट्रेशन किस पर है, ह्यूमन बीइंग पर, है ना, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। बोथ, अब ये तो दोनों का जो
दोनों ने जो स्टडी करी थी, है ना, लगभग सेम टाइम पे करी थी, है ना, मतलब वो भी अपनी जगह काम कर रहे थे, ये भी अपनी जगह काम कर रहे थे, पर दोनों का जो ड्यूरेशन था वो लगभग साथ साथ में था, ठीक है। बोथ वर द व्यू दैट लेबर इज मस्ट इम्पोर्टेंस एंड एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि भाई प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं, याद है इकोनॉमिक्स में हमने पढ़े थे, है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेबर। और इसलिए भी वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्टिव है, जीवित है, सजीव है, यहाँ पर मतलब जीवित है, वो जिंदा है ना, मशीन नहीं है ना, उसके अपने विचार हैं, इसलिए आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी मशीन को तो जहां बिठा दोगे बेचारी बैठ जाएगी, है ना, नाटक नहीं करेगी, पर ह्यूमन बीइंग को बोल दोगे तो बोले हैं मैं यहाँ तो नहीं ना बैठूंगा, इसलिए, ठीक है। बोथ ट्राइड टू प्रेजेंट मैनेजमेंट साइंस एंड सोशल साइंस, है ना। वैसे तो देखा जाए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, टेलर ने, और उन्होंने जो दिया था वो उसको सोशल साइंस बोलेंगे। बट दोनों की बात में दोनों ही थोड़े थोड़े हैं। साइंस देखो, साइंस के साथ में टेलर के उसमें थोड़ा सा सोशल साइंस भी है, ठीक, फ्योल के उसमें सोशल साइंस के साथ में थोड़ा सा साइंटिफिक भी है, तो दोनों ने इन दोनों बातों पर बात करी है। बोथ स्टेज, दोनों ने जोर दिया है किस बात पर, साइंटिफिक वर्किंग का और एनालिसिस करने का, दोनों इसी बात पर जोर देते हैं। बोथ वेयर ऑफ द, ठीक है। चलिए, तो इसमें अब आता है सबसे खास डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर, है ना, दोनों के सिद्धांतों में क्या अंतर था वो देखना है। तो भाई जो हेनरी फ्योल, जो हमने 14 पॉइंट पढ़े थे, है ना, चलो पहले तो टेलर को समझो। टेलर ने जो भी अभी बात करी, अपन ने टेक्निक देखी, प्रिंसिपल देखे, वो ज्यादातर फैक्ट्री पर थे, जहां काम हो रहा है वहां पर बात हो रही है, बात समझ में आ रही है ना, बाकी और कहीं लेवल पे बात नहीं कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि तुम एमडी की थोड़ी ना थकान देखोगे कि हाँ अब एमडी साहब आए, अब एमडी साहब ने साइन करा, टाइम लगा दिया है कि नहीं, ये आप लेबर की स्टडी कर रहे हो एक्चुअली, मतलब आप फैक्ट्री में स्टडी कर रहे हो, राइट। और हेनरी फ्योल ने पूरे ऊपर से नीचे तक टोटल लेवल पे बात करी है, बट ज्यादा जोर उनका टॉप लेवल को सुधारने का था। जैसे कि भैया आप यदि किसी व्यक्ति को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो आपको उसको सही अप्रोप्रिएट राइट्स, अथॉरिटी भी देना पड़ेगी, राइट्स भी देना पड़ेंगे। तो ये किसको समझाया जा रहा है, लेबर को। लेबर थोड़ी ना किसी और को ड्यूटी देगा, भाई टॉप लेवल ही तो किसी और को ड्यूटी असाइन करेगा, तो उसको समझाया जा रहा है। समझ में एक बात, जोर दिया जा रहा है टॉप लेवल पे। एमसीक्यूज है पूरे का पूरा है, ये दोनों पर एमसीक्यूज है। पहले टेलर ने क्या करा है, फ्योल ने क्या करा है ना, किस लेवल पे बात कर रहा है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी मतलब कहाँ अप्लाई होता है, तो भाई सिंपल सी बात है, टेलर की तरफ पहले देखो, टेलर की तरफ। भाई टेलर के जो साइंटिफिक रूल है वो ऐसी जगह काम करेंगे जहां फैक्ट्री है, क्योंकि फैक्ट्री पर बना है, और जहां फैक्ट्री नहीं हुआ क्या काम करेगा यार, बोले, बात समझ में आ रही है, क्लियर, मतलब बिजनेस में ही काम आएगा, ठीक। और वहां पर भी जहां काम हो रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जबकि हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली है, मतलब कि किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। अब सर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या सिर्फ बिजनेस होता है क्या, अपन शुरू से देखते आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई भी चार लोग जहां पर मिलके काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो या उसका सोशल ऑब्जेक्टिव हो। बात समझ में आ रही, मतलब कि हमारे घर में भी हेनरी फ्योल के ये जो प्रिंसिपल है ना वो एप्लीकेबल होते हैं, समझ में आ रही बात, इसलिए इसको क्या बोला है, यूनिवर्सल। मतलब है ना, क्या बोलते हैं, सीबीएसई में तो बहुत बढ़िया टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है वो, एमसीक्यूज भी। वो क्या बोल देता है कि घर में दादाजी ने ये काम कर रखा है, ये काम इनको ये असाइन करा है, इस तरीके से बता देगा, ये कौन सा प्रिंसिपल है। तो हम बोलेंगे यार घर पे लग रहा है ना, अरे ये तो हेनरी फ्योल वाला है, बात समझ में आ रही है,
और ये कौन सा नेचर है हेनरी फ्यूल का? तो बोले यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बात समझ में आई? इसका मीनिंग बच्चे गलत ये लगाते हैं कि भैया इंग्लैंड में भी एप्लीकेबल होगा और इंडिया में भी, यूनिवर्स है ना। देखो मतलब उनका मीनिंग निकालने का तरीका देखो, जबकि ये गलत है। प्रिंसिपल इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होते कि यार इंडिया में भी हो वही होगा और इंग्लैंड में भी वही होगा, नहीं। यहां पर यूनिवर्स का मतलब है किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, और जबकि यहां सिर्फ फैक्ट्री की बात कर रहा है। बात समझ में आई? पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ ये किस कैसे बना है? इन्होंने आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था, ठीक। और इन्होंने, टेलर ने क्या करा? टेलर एक्चुअल में एक वैज्ञानिक है, ये समझ लो। तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है, ठीक है, ठीक है। और फोकस, फोकस अपनी कोचिंग का नाम है, ठीक है। फोकस, हाँ हाँ। इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरे बिजनेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, व्यवस्था, उस पर ध्यान देना है। और इनका फोकस किस पर है? प्रोडक्टिविटी पर, है ना। प्रोडक्टिविटी समझ गए? ये बिल्कुल मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो डिफरेंस दिए हुए ना दोनों के बीच में, हर एक लाइन एक एमसीक्यू है। क्लियर बोल रहा हूं मैं? हर एक लाइन, है ना। जैसे कि हेनरी फ्यूल कौन थे? फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। और ये कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक। इन्होंने कौन से प्रिंसिपल दिए? साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं, उल्टा हो गया बेटा, ये गड़बड़ हो गया, है ना। लास्ट वाला ये मैं ही टाइप कर रहा था, शायद रात को ज्यादा देर हो गई होगी, 12 बज गई होगी, तो इधर के उधर हो गया टाइप, है ना। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका हो जाएगा? हेनरी फ्यूल का। और साइंटिफिक किसका हो जाएगा? टेलर का। क्लियर? आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखें।